अध्याय 61। कृत्रिम पहाड़ के बाहर सफेद बालों वाले वृद्ध की आकृति अचानक प्रकट हुई। दूर खड़े दो साधकों ने बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं किया। इसके अलावा कृत्रिम पहाड़ के अंदर से और अधिक विषैले सर्प निकलने की संभावना के डर से उन्होंने उस दिशा में देखने की हिम्मत भी नहीं की। अरे ये लड़की! हालांकि जैसे ही सफेद बालों वाला वृद्ध निकलने वाला था, उसकी टकटकी अचानक तेज हो गई। वह कृत्रिम पहाड़ के बगल में एक स्थिर सुशोभित आकृति की ओर मुड़ा। यह आकृति स्वाभाविक रूप से युक्ति शर्मा थी, जो युवान शर्मा की बड़ी बहन थी। वह एक लंबे और पतले वृद्ध के प्रहार से घायल हो गई थी और उन विषैले सर्पों के प्रकट होने से पहले ही बेहोश होकर गिर गई थी, जिससे वह सौभाग्य से आपदा से बच गई थी। लेकिन युक्ति शर्मा गंभीर रूप से घायल थी और 1 महीने से अधिक समय से कोमा में थी। अगर कोई उसे बचाने नहीं आता तो वह वास्तव में मर सकती थी। ये कहा जाना चाहिए कि युक्ति शर्मा काफी भाग्यशाली थी, क्योंकि छुपा हुआ सर्पद्वीप से कोई भी शक्तिशाली साधक उसे एक लाश के रूप में ध्यान देने योग्य नहीं मान सकता था। फिर भी यह अत्यंत रहस्यमय सफेद बालों वाला वृद्ध, जो छुपा हुआ सर्पद्वीप से नहीं बल्कि एक उच्च विमान से था, युक्ति शर्मा की अत्यंत बेहोश आभा को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। और युक्ति शर्मा के शरीर के अंदर से सफेद बालों वाले वृद्ध ने एक असाधारण आभा को महसूस किया, युक्ति शर्मा की पूर्वज शक्ति से संबंधित एक अत्यधिक शीतलता, जिसने उसे इस लगभग निर्जीव लड़की की ओर आकर्षित किया। यह अजीब है, आज मुझे क्या हो गया है? मैं केवल मारने के बारे में सोचता था, लेकिन अब मैं लोगों को बचाता रहता हूँ। सफेद बालों वाला वृद्ध अपने मुंह में बड़बड़ाया, फिर अपनी चोंगा को लहराया। उसी क्षण वह और युक्ति शर्मा का शरीर दोनों गायब हो गए। दूर खड़े दो काले वस्त्रधारी साधकों ने ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ क्या हुआ था। न ही उन्हें पता था कि एक शरीर कृत्रिम पहाड़ के भीतर से गायब हो गया था। वे केवल उन विषैले सर्पों द्वारा एक और हमले से डर रहे थे। अपने जीवन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। लिंगराज साम्राज्य, मेघवाहिनी नगर। ये छुपा हुआ सर्पद्वीप के दूसरे साम्राज्य से संबंधित एक बड़ा शहर था, जो सांगवान परिवार के चांदनी नगर से बहुत दूर था। मेघवाहिनी नगर में एक बहुत शक्तिशाली संप्रदाय था, जिसे मेघवाहिनी संप्रदाय कहा जाता था, और शहर का नाम यहाँ स्थापित संप्रदाय से लिया गया था। मेघवाहिनी संप्रदाय के भीतर एक भव्य हॉल के अंदर एक आकृति खड़ी थी, जो वृद्ध नहीं दिखती थी, लेकिन जिसकी दाढ़ी और बाल आधे काले और आधे सफेद थे। ये व्यक्ति मेघवाहिनी संप्रदाय का वर्तमान संप्रदाय प्रमुख था, वरुण। और वरुण के नीचे खड़ी एक हल्की लाल पोशाक में एक युवती थी, जो अत्यंत सुंदर थी। उसके बाल हल्के से ऊपर उठे हुए थे, उसके आचरण में शालीनता और भव्यता स्पष्ट थी। वास्तव में दुनिया में एक दुर्लभ सुंदरता थी। पिता, मेरे प्रशिक्षण के दौरान मैंने एक खबर सुनी, मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है। लाल पोशाक में युवती ने अपना सिर उठाया, ऊपर खड़े वरुण की ओर देखा, जिससे उसकी आंखों में एक तेज ध्यान केंद्रित हुआ, मानो वह अनुमान लगा रहा हो कि उसकी बेटी क्या पूछना चाहती है। अहाना, अगर तुम चांदनी नगर में सांगवान परिवार के साथ हुई घटना के बारे में पूछ रही हो, तो तुम्हारे पिता तुम्हें बता सकते हैं, ये वास्तव में सच है। वरुण ने उसे रहस्य में नहीं रखा और सीधे जवाब दिया। ये सुनकर अहाना थोड़ी कांप गई, उसका रंग थोड़ा पीला पड़ गया। वह हकला कर बोली, सांगवान परिवार का पूरा विनाश हो गया, कोई नहीं बचा। फिर वह हाय, सांगवान परिवार का भाग्य था कि उसे इस आपदा का सामना करना पड़ा। युवान शर्मा और उसकी माँ और भाई बहन, मुझे डर है कि वे सभी उस संघर्ष में मारे गए। वरुण की आंखों से एक असामान्य प्रकाश गुजरा, लेकिन उसने आह भरी, मानो उसे वास्तव में पछतावा हो रहा हो। अपनी बेटी को इस तरह की स्थिति में देखकर वरुण थोड़ा अनिच्छुक महसूस किया और उसके कंधे को थपथपाने के लिए आगे बढ़ा, उसे सांत्वना दी। पुराने दिनों में तुम्हारे दादा और सांगवान परिवार के उस तीसरे चाचा का एक जीवन और मृत्यु का बंधन था, जो ली फैंग बुरी भीड़ को दबाता है, अहाना के लिए एक मुस्कान के साथ अपनी तलवार को म्यान में डालता है, जैसे वीर शब्दों का दावा करते थे, और इसी से तुम्हारे और युवान शर्मा के नाम व्युत्पन्न हुए हैं। हमारे दो परिवारों के बीच विवाह की व्यवस्था तब होने वाली थी जब तुम और युवान शर्मा दोनों वयस्क हो जाते। कौन अनुमान लगा सकता था कि ऐसी घटना हो जाएगी? वरुण का स्वर भावना से भरा था, फिर भी अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसके शब्दों में दुख का कोई निशान नहीं था। अहाना, जो अभी भी सदमे से उबर रही थी, बेशक कुछ भी नहीं जान पाए, लेकिन ये बेहतर के लिए हो सकता है। मैंने सुना है कि कुछ महीने पहले युवान शर्मा ने किसी को ठीक करने के प्रयास में गलती से अपनी सारी नाड़ी शक्ति को नष्ट कर दिया। उसने न केवल अपनी नाड़ी शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है, बल्कि वह अब इसका अभ्यास भी नहीं कर सकता है। मैं निश्चित रूप से अपनी कीमती बेटी को ऐसे अपंग से शादी नहीं करना चाहता हूँ। वरुण कुछ छिपे हुए विचारों को व्यक्त करते हुए बह गया, और एक बार जब वे जोर से बोल दिए गए तो अहाना को आखिरकार एहसास हुआ। उसकी सुंदर आंखें अपने पिता को चकित होकर घूर रही थीं। पिता, क्या आप पहले से ही युवान शर्मा के नाड़ी शक्ति को नुकसान के बारे में जानते थे? अहाना ने अपने पिता पर अपनी टकटकी लगाए अपना सवाल पूछा।
तभी वरुण को एहसास हुआ कि वह अविवेकी हो गया था, लेकिन लगभग तुरंत उसने अपनी बेटी को जारी रखते हुए सुना, 1 महीने से अधिक पहले युवान कुछ समय के लिए मेघवाहिनी नगर से निकल गए थे। क्या इसका इस मामले से कुछ लेना देना है? अहाना के अचानक सवाल ने वरुण को चौंका दिया, लेकिन मेघवाहिनी संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय प्रमुख के रूप में, जो तूफानी घटनाओं से निपटने के आदी थे, उनका चेहरा उनके आंतरिक झटके के बावजूद शांत रहा। अहाना, क्या तुम ये सुझाव दे रही हो कि मैंने सांगवान परिवार के विनाश की योजना बनाई? क्या मैं तुम्हारी आंखों में वास्तव में इतना घृणित लगता हूँ? वरुण ने क्रोध का दिखावा किया। उसके शब्दों में दिली दर्द का एक संकेत था, जिससे एक गलतफहमी और पीड़ित पिता की छवि बन गई। पिता, ऐसा नहीं है कि मैं आप पर संदेह करना चाहती हूँ, मैं बस मामले की सच्चाई जानना चाहती हूँ। इसके अलावा युवान शर्मा की नारी शक्ति की चोट के साथ आप मेरे लिए ये चीज़ें करने में असमर्थ नहीं होंगे। अहाना अपने पिता के नाटक से नहीं हिली, इस क्षण में असाधारण रूप से तर्कसंगत रही। वरुण, जो अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता था, उसे पता था कि वह एक ठोस स्पष्टीकरण के बिना उस पर विश्वास नहीं करेगी। उसका दिमाग समाधान के लिए तेजी से काम किया। ठीक है, मेरे मन में ऐसे विचार थे। वरुण से ये सुनकर अहाना का भाव सूक्ष्म रूप से बदल गया, लेकिन उसने तुरंत जारी रखा, अहाना, तुम्हें पता होना चाहिए, जबकि हमारा मेघवाहिनी संप्रदाय लिंगराज साम्राज्य में सबसे आगे है, सांगवान परिवार चंद्रमा साम्राज्य से है। हमारी पहुंच के साथ भी मेघवाहिनी संप्रदाय का हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता है ना? अहाना को चुपचाप विचार करते हुए देखकर वरुण ने जारी रखा, इसके अलावा इस अवधि के दौरान न केवल मैं बल्कि तुम्हारे दादा और पुराने संप्रदाय प्रमुख भी संप्रदाय के भीतर रह रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि केवल युवान अकेले हजारों मील की यात्रा करके सांगवान परिवार को खत्म कर सकता है? ये तो समझ में आता है। अहाना ने आखिरकार सिर हिलाया, जिससे वरुण को आंतरिक रूप से राहत की एक गहरी सांस लेने के लिए प्रेरित किया। अपने भाग्य को धन्यवाद दिया कि यह परीक्षा बीत गई, क्योंकि अगर उसकी बेटी वास्तव में चीज़ों की तह तक पहुंच जाती तो यह एक दर्दनाक सिरदर्द होता। अगर यह पिता नहीं थे तो ये कौन हो सकता था? सांगवान परिवार के खिलाफ इतनी गहरी बैठी नफरत कौन रख सकता था कि उन्हें पूरी तरह से मिटा सके? अहाना का चेहरा संदेह से भरा था, लेकिन उसके विपरीत वरुण चुप रहा। पिता, हमारे मेघवाहिनी संप्रदाय का सांगवान परिवार के साथ कुछ संबंध है, विवाह गठबंधन का तो जिक्र ही नहीं। हम इस अत्याचार का बदला लेने की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। क्या आप मुझसे वादा कर सकते हैं कि सांगवान परिवार के लिए अपराधी को खोजने में मदद करेंगे? अहाना ने अचानक अपना सिर उठाया, अपने पिता की ओर देखा और दृढ़ता से बोली, वह, बेशक। हालांकि वरुण ने स्वाभाविक रूप से शब्द का उच्चारण किया, उसकी बेटी उसके दिल में बेचैनी को नोटिस करने में विफल रही। मामले का कारण और प्रभाव जीवन भर छिपा रह सकता था। थोड़ी देर के लिए भव्य हॉल एक असामान्य चुप्पी में डूब गया, जब तक कि लंबे समय बाद अहाना ने धीरे से आह भरी। युवान शर्मा के संबंध में, जिससे उसकी बचपन से सगाई हुई थी लेकिन वह कभी मिली नहीं थी, उसका दिल भावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन इस बिंदु पर पछतावे के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। अहाना के हाथ में आधी जेड पेंडेंट उसके हथेली में थोड़ी सी चुभती हुई लग रही थी। वह पेंडेंट, जो उसके पूर्वज द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया था, वह कब उसके दूसरे आधे हिस्से से फिर से मिलेगी? घास और जंगली फूल पनपे, चट्टानें और पत्थर हमेशा की तरह। सांगवान परिवार के विनाश के बाद से एक पूरा साल बीत चुका था। पिछले 1 साल में सांगवान परिवार की हवेली में लाशें लंबे समय से सफ़ेद हड्डियों में बदल चुकी थीं, केवल चट्टानें और वनस्पति ही अपरिवर्तित थे। शायद ये पौधे भी 1 साल पहले के नहीं थे। 1 साल का समय कई यादों को पतला करने और कई चीज़ों को बदलने के लिए पर्याप्त है, जैसे कि सांगवान परिवार की हवेली। एक समय चांदनी नगर में संपन्न, अब 1 साल की गिरावट के बाद सांगवान परिवार की हवेली में खरपतवारों का बोलबाला था। अगर 2 काले वस्त्रधारी साधक कुछ आदेशों के कारण रहने के लिए मजबूर नहीं होते तो ये जगह शायद एक वीरान भूतिया घर होती। कृत्रिम पहाड़ी पर, जो वर्षों से अपरिवर्तित थी, खरपतवारों से घिरी छिपी हुई गुफा थोड़ी अस्पष्ट लग रही थी। इस गुफा के भीतर गहराई में एक आकृति थी जो 1 साल से बेहोशी की नींद में थी। उसके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली थोड़ी सी हिलती हुई लग रही थी। स्वाभाविक रूप से यह आकृति कोई और नहीं बल्कि युवान शर्मा था, जो अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए सर्पकुंड में प्रवेश कर गया था, जिससे कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थीं। ये स्पष्ट नहीं है कि एक पूरे साल तक कोमा में रहने के बाद भी वह क्यों नहीं मरा था, लेकिन इस क्षण उसके दाहिने तर्जनी उंगली के हिलने के बाद उसकी पलकें बिना किसी उद्देश्य के फड़फड़ाने लगीं। शूश, धुंधला और अस्पष्ट दृश्य अचानक साफ हो गया और युवान शर्मा किसी स्थिति में एक और दृष्टिकोण में प्रवेश करता हुआ प्रतीत हुआ। उसके सामने एक ड्रैगन मुकुट से सजी एक मजबूत आकृति खड़ी थी, और इस आकृति के हाथ में एक राजसी भाला था जो महान उपस्थिति के साथ पकड़े हुए था। दर्द हो रहा है। धुंध के बीच में युवान शर्मा दर्द में चिल्लाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसकी टकटकी अज्ञात स्थान अचानक नीचे की ओर स्थानांतरित हो गई। तुरंत तीव्र दर्द के स्रोत को महसूस किया।
राजसी भाले का एक सिरा मजबूत आकृति के हाथों में पकड़ा हुआ था और उसकी नोक पहले ही युवान शर्मा की छाती से पार हो चुकी थी। रक्त की एक दुर्गंध उसकी नाक पर हमला कर रही थी, जिससे वह अपने परिवेश से अनिश्चित था। आपके महामहिम, क्यों? असीम दुख और हैरानी से भरी एक आवाज़ निकली। फिर भी युवान शर्मा ने एक उग्र मुस्कान के साथ एक धुंधला चेहरा देखा। चाहे उसने अपनी आंखें कितनी भी चौड़ी क्यों न खोली हो, वह उस मजबूत आकृति की उपस्थिति को उस विकृत मुस्कान के अलावा नहीं देख सका। हे, वास्तव में तुमने मेरे लिए महान उपलब्धियां स्थापित की हैं, लेकिन अब नवखंडी आकाश केवल तुम्हें जानता है, पार्थिव युद्ध देव, और मुझे नहीं। मुझे डर है कि कुछ और सालों में तुम मेरे सिर पर चढ़ जाओगे। मजबूत आकृति की हंसी आ गई, हालांकि उसका चेहरा अस्पष्ट रहा। आपके महामहिम, हम एक समय भाइयों की तरह करीब थे। उस समय मैंने जीवन भर आपको अपने बड़े भाई के रूप में पहचानने की कसम खाई थी। मैं विश्वास करने से इनकार करता हूं कि यही वह कारण है जिसके लिए आप मुझे मारना चाहते हैं। ऐसा लगा मानो वह अपना सिर हिला रहा था। उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी हुई थी। तुम वास्तव में अभी भी वही पार्थिव युद्ध देव हो? मजबूत आकृति की कलाई थोड़ी सी हिली, जिससे सामने वाले आदमी को दर्द में हाँफने के लिए मजबूर किया, इससे पहले कि उसने उसे कहते हुए सुना। वास्तव में मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि तुम बहुत मेधावी हो, बल्कि उसके लिए। इन शब्दों पर युवान शर्मा की अनजाने टकटकी ने अचानक एक समान रूप से धुंधली, सुशोभित आकृति की कल्पना की, जिससे उसका अपना शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, और फिर मानो उस क्षण सभी शक्ति ने उसे छोड़ दिया हो। अहाना, तुम। उसकी आवाज़ अत्यधिक कांप रही थी। उसने अपना वाक्य कभी पूरा नहीं किया, लेकिन इससे केवल मजबूत आकृति का क्रोध और भड़क गया। एक हाथ से उसने पार्थिव युद्ध देव के शरीर में फंसे भाले को बाहर निकाला। रक्त दूर दूर तक बह रहा था। मुझे माफ़ करना, तुम्हारे साथ मैं केवल घर पर दुबकी रह सकती थी, एक पत्नी और माँ बनने के लिए, लेकिन उसके साथ मैं नाग साम्राज्य बन सकती हूँ, लाखों लोगों द्वारा पूजनीय। अस्पष्ट सुशोभित महिला से एक हल्की आवाज़ आई, शांत, फिर भी एक विशाल लोहे के हथौड़े की तरह पार्थिव युद्ध देव के दिल पर प्रहार कर रही थी। पहले से ही उसके दिल से भाले द्वारा कमज़ोर पार्थिव युद्ध देव और अधिक सहन नहीं कर सका। एक लाल रक्त की धार बाहर निकाल दी और फिर कुछ नहीं जानता था। सांगवान परिवार की हवेली के कृत्रिम पहाड़ी के भीतर एक निरर्थक जोरदार चिल्लाहट गूंजी, जिसके बाद तेजी से युवान शर्मा की आंखें खुलीं। वह सीधा बैठ गया। हालांकि जो युवान शर्मा बैठ गया, वह कुछ हद तक उलझन में लग रहा था। उसकी बेजान आंखें खाली गुफा को घूर रही थीं। वह अपने ठिकाने से पूरी तरह से अनजान था। क्या ये कौन सी जगह है? क्या मैं मरा नहीं था? बाहर का युवान शर्मा चकित लग रहा था, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर गहराई में एक आवाज़ फुसफुसा रही थी। उसका स्वर घने भ्रम से भरा हुआ था। सम्राट नागराज, अहाना। दो नाम उसके दिमाग में बुरे सपने की तरह मंडराए, लेकिन अगले ही क्षण आवाज़ दर्द में चिल्ला उठी, लंबे समय बाद ही शांत हुई। तो ये सब एक सपना था। मेरी आत्मा 1 साल पहले इस युवान शर्मा में पुनर्जन्म हुई थी। दर्द के एक भयंकर हमले के बाद आत्मा के भीतर की आवाज़ ने आखिरकार कुछ चीज़ें याद की और जटिलता कम हो गई। मैं पूरे 1 साल से बेहोश था। युवान शर्मा ने अपनी यादों को उजागर किया, पिछली घटनाओं को याद किया। उसकी चेतना धीरे धीरे स्पष्ट हो गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने एक और अजीब अनुभूति महसूस की। अरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जैसे ही युवान शर्मा अपनी इंद्रियों को फिर से पा रहा था, उसने अचानक पाया कि उसका शरीर अपने आप हिल रहा था, उठकर सीधे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल रहा था। 1 साल पहले पार्थिव युद्ध देव युवान शर्मा के अंदर पुनर्जन्म हुआ था, और वह इस नए शरीर को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। उसकी नाड़ी शक्ति की साधना बिना किसी बाधा के बह रही थी। लेकिन अब युवान शर्मा का शरीर और पार्थिव युद्ध देव की आत्मा दोनों एक समझ से परे स्थिति में थे, जिससे युवान शर्मा का शरीर अनियंत्रित रूप से सहज रूप से हिलने लगा। ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल में उसके भीतर कुछ अज्ञात परिवर्तन हुए होंगे। अनियंत्रित होकर युवान शर्मा का शरीर गुफा के मार्ग की ओर लड़खड़ाया, जबकि आज सांगवान परिवार की हवेली के भीतर 2 बिन बुलाए मेहमान आए, संभवतः अपने साथ कुछ अप्रत्याशित बदलाव लेकर आए। क्लाक क्लैक। सांगवान परिवार की हवेली के बाहर अचानक कदमों की आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद एक बूढ़े और एक युवा आकृति का आगमन हुआ। जवान आदमी काफ़ी सुंदर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयावह आभा थी, और उसके थोड़े गहरे होंठ कुछ अजीब लग रहे थे। बहुत बूढ़ा वृद्ध एक हरे रंग के वस्त्र पहने हुए था, जो एक अलौकिक और ऋषि जैसी उपस्थिति को दर्शाता था। हालांकि उससे निकलने वाली आभा प्रतिकारक थी, जो ये सुझाव देती थी कि वह लापरवाही से संपर्क करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखें कभी कभी हरे रंग का एक संकेत देती थीं, जिससे वह अत्यधिक भयानक लग रहा था। गुरु, देखो, आगे चांदनी नगर का सांगवान परिवार है। सामने सांगवान परिवार की हवेली देखकर भयावह चेहरे वाले नौजवान ने आगे इशारा किया और सम्मानपूर्वक बोला, फिर जोड़ा, मैंने पहले पूछताछ की थी। सांगवान परिवार का 1 साल पहले विनाश हो गया था। अब मुझे डर है कि कोई भी इस दुर्भाग्यपूर्ण जगह पर नहीं आएगा।
अच्छा, अगर सांगवान परिवार अभी भी यहाँ होता तो यह वास्तव में परेशानी भरा होता। हमें वास्तव में उस दोस्त को धन्यवाद देना चाहिए जिसने सांगवान परिवार का विनाश किया, जिसे गुरु के रूप में जाना जाता था। उस वृद्ध ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हालांकि उसके शब्द हल्के थे, उसके कदम नहीं हिचके। चलो अंदर चलते हैं। एक भव्य हाव भाव के साथ वृद्ध ने अपने शिष्य को बहादुरी से मुख्य द्वार से ले जाया, मानो अपने ही आंगन में प्रवेश कर रहा हो। अंदर प्रवेश करने पर वे बिल्कुल भी नहीं रुके, सीधे एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रहे थे। वहां कौन जा रहा है? हालांकि जैसे ही गुरु और शिष्य की जोड़ी अपने गंतव्य के पास पहुंची, सांगवान परिवार की हवेली के भीतर से एक जोरदार चिल्लाहट अचानक आई, जिससे वे चौंक गए। क्या उन्हें यह नहीं बताया गया था कि सांगवान परिवार का पूरी तरह से विनाश हो गया था और कोई भी यहां प्रवेश नहीं करेगा? बोलने वाले व्यक्ति को देखकर वृद्ध फिर से शांत हो गया, क्योंकि उसकी और उसके साथी की साधना के साथ वे व्यक्ति उन्हें दूर करने के लिए योग्य नहीं थे। और आप कौन हो सकते हैं? वृद्ध एक मुस्कान के साथ पास आया, एक परोपकारी व्यवहार को दर्शाते हुए, जिसने दो काले वस्त्रधारी साधकों को चिंतित नहीं किया, जिन्होंने उन्हें केवल अजनबी समझा था, जो हवेली में भटक गए थे। ये दो साधक 1 साल से यहाँ तैनात थे, और सच कहूं तो किसी को भी इतने लंबे समय तक एक ही जगह की रखवाली करना उबाऊ लगेगा। ये बातचीत वास्तव में 1 साल में बाहर वालों के साथ उनकी पहली बातचीत थी। इससे पहले वे केवल एक दूसरे से ही बात करते थे। ये जगह आपके लिए नहीं है, तुरंत चले जाओ। दो साधकों ने वृद्ध के दृष्टिकोण पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया, हालांकि अगले ही पल उनकी स्थिति तेजी से दुखद हो गई। ऋषि जैसे वृद्ध को अचानक अपना दाहिना हाथ हिलाते हुए देखकर दो साधकों की ओर हरे रंग की धुंध का एक कश निर्देशित किया गया, जो तुरंत उनके सिर और चेहरों को ढक गया। हरी धुंध में बंद दोनों साधकों, जो नाड़ी संकलन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गए थे, ने एक तेज दर्दनाक चीख निकाली। ऐसा लगा कि वे किसी अत्यंत भयानक चीज का सामना कर रहे थे जिसे वे सहन नहीं कर सकते थे। बस कुछ ही क्षणों के भीतर नाड़ी संकलन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के दो साधकों की चीखें बंद हो गईं और उनके शरीर जमीन पर लुढ़क गए। उनकी त्वचा हड्डियों को प्रकट करने के लिए फट गई, अंत में अजीब तरह से रक्त रेखित सफेद कंकाल में बदल गए। वे स्पष्ट रूप से एक भयानक मौत से मिले थे। दो तुच्छ नाड़ी संकलन क्षेत्र की चींटियां मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करती हैं, विषाक्त नाड़ी मास्टर। वे वास्तव में जीने से थक गए थे। दो साधकों को जहर देने के बाद वृद्ध ने मानो केवल एक तुच्छ चीज से निपटा हो। उसने ठंडी सांस ली और उनके कंकाल अवशेषों को पार कर गया। उसके उद्घोषणा से यह स्पष्ट था कि यह व्यक्ति मणिकुंभ संप्रदाय का शक्तिशाली तावीज विषाक्त था, जिससे युवान शर्मा पहले व्यापार औषधि मंडप में मिला था। इंद्रजीत, क्या ये वही कुख्यात सर्पकुंड है जिसके बारे में तुमने बात की थी? एक चट्टान बाग के पास पहुंचकर तावीज विषाक्त बेजान चट्टानों को देखते हुए अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी और एक सवाल पूछने के लिए मुड़ा। ये पता चला कि यह नौजवान भी कोई था जिसे युवान शर्मा जानता था, मणिकुंभ संप्रदाय से एक पूर्व आंतरिक संप्रदाय शिष्य जिसे इंद्रजीत कहा जाता था, जो पहले एक सगाई को रद्द करने के लिए सांगवान परिवार का दौरा कर चुका था। अपने गुरु के सवाल को सुनकर इंद्रजीत ने तेजी से पीछा किया, जवाब दिया, ऐसा लगता है मैंने सालों पहले इस सांगवान परिवार का दौरा किया था और उस समय अच्छी तरह से पूछताछ की थी। ये जगह वास्तव में वह सर्पकुंड है जो घातक सर्पों और कीड़ों से भरा है, किसी भी विषाक्त नाड़ी मास्टर के लिए एक दुर्लभ खजाना है। सांगवान परिवार के पूरी तरह से विनाश के बावजूद तावीज विषाक्त पूरी तरह से बेपरवाह लग रहा था। उसने चट्टान बाग के भीतर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया और बोला, अगर तुम जो कहते हो वह सच है तो वे विषैले जीव सभी इस गुफा के अंदर होंगे। इन शब्दों के बाद तावीज विषाक्त ने इंद्रजीत के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी कमर भंडारण तक पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया और हरे रंग की रोशनी की एक चमक के बाद उसने अपने हाथ में कई हरी अगरबत्तियां पकड़ी हुई थीं। चूंकि वे गुफा के अंदर की स्थिति के बारे में अनिश्चित थे, न तो तावीज विषाक्त और न ही इंद्रजीत ने लापरवाही से प्रवेश किया। इस प्रकार उसे गुफा से विषैले जीवों को पकड़ने के लिए कुछ उपाय तैनात करने की आवश्यकता थी, और उसके हाथ में कई हरी अगरबत्तियां स्वाभाविक रूप से चारा के रूप में काम करती थीं। हालांकि जैसे ही तावीज विषाक्त सांपों को उनके बिल से बाहर निकालने के लिए विषाक्त अगरबत्ती को जलाने वाला था, एक पतली आकृति अप्रत्याशित रूप से छोटे से छेद से निकली, जिससे गुरु और शिष्य दोनों चौंक गए। लेकिन अगले ही क्षण तावीज विषाक्त का दिल शांत हो गया, क्योंकि जो आकृति अचानक छेद से निकली थी वह एक बच्चे की तरह कमजोर लग रही थी, और उसके शरीर के अंदर नाड़ी शक्ति का उतार चढ़ाव नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के देर के चरण तक भी नहीं पहुंचा था, जिससे उसे कोई खतरा नहीं था। जो युवक छेद से बाहर निकला वह कुछ हद तक उलझन में लग रहा था। उसने तावीज विषाक्त और उसके शिष्य को एक नज़र भी नहीं दी, सीधे बाहर की ओर बढ़ गया। ये देखकर तावीज विषाक्त के मन में अचानक एक विचार आया और फिर हल्के से अपना दाहिना हाथ लहराया। एक पन्ना की धुंध तुरंत छोटी आकृति को ढक गई। क्योंकि युवान शर्मा एक पूरे साल से गुफा के अंदर बेहोश था, उसका पूरा शरीर दुबला हो गया था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी 1 साल पहले से बहुत अलग था।
इस तथ्य के साथ कि तावीज़ विषाक्त और उसके शिष्य ने उससे पहले केवल एक बार मुलाकात की थी, उन्होंने यह नहीं पहचाना कि यह युवान शर्मा था। गुरु और शिष्य दोनों विषनाड़ी मार्ग के अभ्यासी थे और कभी भी मानव जीवन को उच्च सम्मान में नहीं रखते थे, वे अत्यंत क्रूर थे। हालांकि इस कमज़ोर बच्चे के साथ उनका कोई दुख नहीं था और उन्होंने शब्दों का भी आदान प्रदान नहीं किया था, तावीज़ विषाक्त ने फिर भी अपनी गतिविधियों का खुलासा करने से बचने के लिए इस निर्दोष व्यक्ति को खत्म करने का फैसला किया। यहाँ तक कि नाड़ी संकलन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के 2 साधक भी इस पन्ना की धुंध के तहत भयानक रूप से मर गए थे। नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में एकमात्र बच्चे का तो जिक्र ही नहीं करना। इसलिए अपना दाहिना हाथ लहराने के बाद तावीज़ विषाक्त ने बच्चे पर और अधिक ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे अपने हाथ में 3 हरी अगरबत्तियों को जलाया। अगरबत्तियों के सिरों से पन्ने के धुएं के 3 कश ऊपर की ओर घूमे। ये देखकर तावीज़ विषाक्त ने अपना हाथ हल्के से लहराया और उसकी शक्ति ने हरे धुएं को गुफा में भेजा, इसे दूर दूर तक फैला दिया। शाह शाह शाह। लगभग 30 मिनट के भीतर गुफा के अंदर से अचानक खुरचने की आवाज़ें आईं, जिससे तावीज़ विषाक्त और उसके शिष्य को खुशी हुई, क्योंकि वे जानते थे कि विषाक्त आकर्षण सुगंध काम कर रही थी। इंद्रजीत, जल्दी विष संकलन बैग तैयार करो। जब तावीज़ विषाक्त ने छेद से एक पिच काले सर्प के सिर को निकलते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुआ और चिल्लाया। इंद्रजीत, जो पहले से ही तैयार था, ने अपनी कमर भंडारण से एक हरा बैग निकाला, उसका मुंह फैलाया और उसे 3 विषाक्त आकर्षण अगरबत्तियों के पीछे रखा। छेद से लगातार निकलने वाले विषैले सर्पों को देखकर तावीज़ विषाक्त का भाव तेजी से उत्साहित हो गया। उसके हाथों के लगातार हिलने से उसके हाथों से एक विशेष सुगंध निकली, जो विषैले सर्पों को बिखरने से रोकने के लिए एक अवरोध पैदा करती हुई लग रही थी। उन्हें विशेष रूप से 3 विषाक्त आकर्षण अगरबत्तियों के दायरे में, या दूसरे शब्दों में विष संकलन बैग के क्षेत्र में निर्देशित कर रही थी। ये विषैले सर्प केवल सबसे निचले दर्जे के जीव थे, यहाँ तक कि सच्चे नाड़ी दानव के रूप में भी योग्य नहीं थे। सुनहरे नाग अमृत के बिना, जिसे युवान शर्मा ने गलती से खा लिया था, उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए वे केवल दूसरों की दया पर थे। ये गुरु और शिष्य, जिन्होंने एक बार सांगवान परिवार का विनाश किया था, उनके विपरीत नाड़ी शक्ति साधना के मामले में मेल नहीं खा सकते थे, लेकिन वे वास्तविक विष नाड़ी मास्टर्स थे, जिन्होंने अपना जीवन अनगिनत विषैले पदार्थों से निपटने में बिताया और ऐसे जहरों का उपयोग कैसे करना है, इसे सबसे अच्छी तरह समझते थे। गुफा से लगातार इतने सारे विषैले सर्पों को निकलते हुए और अंत में विष संकलन बैग में एकत्र होते हुए देखकर तावीज़ विषाक्त का वृद्ध चेहरा खुशी से खिल उठा। वास्तव में महसूस किया कि सांगवान परिवार की यह यात्रा सही कदम था। विष संकलन बैग की प्रकृति अनिवार्य रूप से कमर भंडारण के समान थी। दोनों एक कटा हुआ स्थान थे, न कि केवल कुछ फीट व्यास में जैसा कि बाहर से दिखाई देता था। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि विषैले सर्पों को लगातार विष संकलन बैग में डाला जा रहा था और यह कभी भी नहीं भरता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि बैग पकड़े हुए इंद्रजीत के चेहरे पर उत्साह के बावजूद एक गंभीरता का भाव भी था। हालांकि इंद्रजीत भी एक विष नाड़ी मास्टर था, नाड़ी विषाक्त तकनीक में उसके कौशल उसके गुरु तावीज़ विषाक्त की तुलना में बहुत कम थे। तावीज़ विषाक्त को इन सांपों द्वारा काटे जाने का डर नहीं था, लेकिन अगर इंद्रजीत को काट लिया जाता, हालांकि उसका गुरु उसे विषमुक्त कर देगा, फिर भी उसे काफ़ी पीड़ा होगी। सौभाग्य से इंद्रजीत काफ़ी भाग्यशाली था, या शायद ये तावीज़ विषाक्त के दुर्जय तरीके थे। किसी भी मामले में वे विषैले सर्प मानो एक तीर्थयात्रा द्वारा खींचे गए हों, विषाक्त आकर्षण अगरबत्ती द्वारा आकर्षित हुए और अंततः विष संकलन बैग में तैर गए, जो गुरु और शिष्य का शिकार बन गए। पहले सांगवान परिवार का भी विष नाड़ी मास्टर्स द्वारा दौरा किया गया था, जिन्होंने परिवार प्रमुख के साथ समझौते किए थे। सर्पकुंड के भीतर विषैले सर्पों को अपने उपयोग के लिए एकत्र करने की उम्मीद करते थे, लेकिन वे हर बार असफल रहे थे। लेकिन इस बार तावीज़ विषाक्त और उसके शिष्य क्यों सफल हुए? ऐसा इसलिए था क्योंकि इन विषैले सर्पों ने अपने नेता को खो दिया था। जब से सुनहरा नाग अमृत अपने अंडे से बाहर निकला और युवान शर्मा द्वारा गलती से खा लिया गया, ये विषैले सर्प वास्तव में नेतृत्वहीन हो गए थे। समय बीतता गया और लगभग 30 मिनट बाद गुफा के प्रवेश द्वार से और कोई विषैले सर्प नहीं निकले। ये देखकर इंद्रजीत ने विष संकलन बैग का मुंह बांध दिया और तावीज़ विषाक्त ने खुशी की बढ़ती भावना के साथ इसे ले लिया। गुरु, इतने सारे सांपों के साथ यह आपके लिए लगभग आधे साल के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? इंद्रजीत भी बहुत खुश था। उसके गुरु के पास एक अच्छी पकड़ होने के साथ भले ही उसके उंगलियों से थोड़ा सा भी टपकता तो भी उसके लिए बहुत फायदा होता। तुम सही हो इंद्रजीत, तुमने इस बार महान योग्यता अर्जित की है। जब हम संप्रदाय में लौटेंगे तो मैं तुम्हें विषप्रेरण तकनीक दे दूंगा। तावीज़ विषाक्त स्पष्ट रूप से उच्च आत्माओं में ऐसे शब्द कहे जिसने इंद्रजीत को अप्रत्याशित खुशी से भर दिया। तावीज़ विषाक्त के एक शिष्य के रूप में इंद्रजीत जानता था कि उसका गुरु कितना दुर्जय था। वर्तमान में उसने तावीज़ विषाक्त की क्षमताओं का एक 10वां हिस्सा भी नहीं सीखा था, यही कारण है कि वह इतना मेहनती था। इस बार जो शुरू में इंद्रजीत द्वारा एक अनपेक्षित कार्य था, अप्रत्याशित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में बदल गया।
अगर वह लंबे समय से वांछित विष प्रेरण तकनीक सीख सकता तो उसे भविष्य में विष नाड़ी तकनीक का अभ्यास करने के लिए विषैले पदार्थों की कमी के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चलो चलते हैं। तावीज़ विशाक्त को बहुत पुरस्कृत किया गया और वह एक उत्कृष्ट मनोदशा में था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा बाहर की ओर जाने का इरादा रखते हुए उसकी टकटकी अचानक कठोर हो गई और तेजी से एक निश्चित दिशा में मुड़ी। वहाँ एक पतली आकृति थी। क्या हो रहा है? वरुण आगे बढ़े और सीधे युवान शर्मा के पास पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने बाद वाले का चेहरा सही सलामत देखा तो वह अचानक सदमे से चिल्ला उठे, मानो उन्हें यह अविश्वसनीय लग रहा हो। ये ज्ञात है कि वरुण एक निम्न स्तर के आध्यात्मिक रैंक वाले नाड़ी परिष्करण गुरु और एक विष नाड़ी मास्टर भी हैं। ऐसा व्यक्ति शायद पूरे चांदनी नगर में अद्वितीय है। वरुण के विष नाड़ी तकनीक के कौशल के साथ नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में एक युवक को जहर देना सहज होना चाहिए था। इसलिए जहर लगाने के बाद उन्होंने युवक पर और अधिक ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब एक चौंकाने वाली घटना घटित हुई थी। शुरू में युवान शर्मा के चेहरे पर काला रंग था, लेकिन किसी अज्ञात समय पर वह बिना किसी गंभीर जहर के निशान के सामान्य हो गया। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रहा था। वरुण को अपने विष नाड़ी कौशल पर अत्यंत विश्वास था, लेकिन जो घटनाएं सामने आ रही थीं वे उनकी समझ से परे थीं। जैसे ही उनके चेहरे पर भ्रम दिखाई दिया, उनका शिष्य इंद्रजीत तेजी से उनके पीछे आ गया। अरे, ये बच्चा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इंद्रजीत ने भी जमीन पर पड़े युवक की असामान्यता को देखा। जब उसने उस चेहरे को देखा तो उसे आखिरकार कुछ याद आया। 1 साल पहले सांगवान परिवार के इसी धार्मिक हॉल में युवान शर्मा ने इंद्रजीत पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। इसके अलावा उसे और उसके गुरु वरुण के 3 यिन नाड़ियों का इलाज यिन रूपांतरण गोली के नुस्खे का उपयोग करके किया गया था। क्या ये युवान शर्मा नहीं है? अंत में दुबले पतले चेहरे पर परिचित विशेषताओं को पहचानते हुए इंद्रजीत ने आश्चर्य से चिल्लाया, युवान शर्मा! वरुण को ये नाम स्पष्ट रूप से परिचित लगा। अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद उनकी आंखें चमक उठीं और वह बड़बड़ाए, क्या ये वही बच्चा है जिसने मुझे 1 साल पहले यिन रूपांतरण गोली का नुस्खा दिया था? बिल्कुल, ये वही है। इंद्रजीत अब संशय में नहीं था। सच कहूं तो युवान शर्मा के बारे में उसकी अच्छी राय नहीं थी। उस समय धार्मिक हॉल में युवान शर्मा ने उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया था, जो उसका इरादा नहीं था। ये केवल 3 यिन नाड़ियों के समाधान के कारण था। विष नाड़ी मास्टर्स के विशिष्ट रूप से जो निर्दयी होते हैं और शायद ही कभी दया का बदला चुकाते हैं, वरुण और उनके शिष्य की नज़रों में उस समय युवान शर्मा की मदद करना पहले ही इन रूपांतरण गोली के नुस्खे के लिए चुकाई गई कीमत थी और उनका एक दूसरे पर कोई और एहसान नहीं था। क्या ये बच्चा अभी सर्पकुंड से बाहर नहीं आया? वरुण की आंखों में एक चमक कौंधी जब उन्होंने इस तथ्य के बारे में सोचा और फिर उन्होंने अपना सिर घुमाया। गुफा के प्रवेश द्वार को विचारपूर्वक घूरने लगे। नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में अपनी साधना के साथ वह इतने सारे अत्यधिक विषैले सांपों के बीच कैसे जीवित रह सकता है? ये वास्तव में अजीब है। वरुण बड़बड़ाए और फिर अपना सिर वापस घुमाया। युवान शर्मा को घूरते रहे। गुरु, मैंने बहुत पहले ही देख लिया था कि इस बच्चे के पास कुछ रहस्य हैं। अब लगता है कि एक अवसर है। इंद्रजीत के मन में कुछ विचार थे और उसने सार्थक रूप से जोड़ा। ओह, तुम्हारे क्या विचार हैं? वरुण स्पष्ट रूप से रुचि रखते थे, अपने शिष्य को देखते रहे मानो उनके अपने विचार हों, लेकिन इंद्रजीत को परखना चाहते थे। इंद्रजीत कुछ हद तक उत्साहित होकर बोला, गुरु, क्या आपने हाल ही में एक अत्यधिक विषैली वस्तु प्राप्त नहीं की है? चूंकि यह बच्चा आपकी 5 विष हथेली से बच गया है और अभी भी जीवित है, शायद वह शुरुआत में आपके लिए जहर का सामना कर सकता है और फिर आपके पास एक आध्यात्मिक रैंक के मध्यवर्ती नाड़ी परिष्करण गुरु बनने का मौका होगा। ये सुनकर वरुण, जिन्होंने पहले ही एक निर्णय ले लिया था, ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, वह एक संभव योजना है, लेकिन वह वस्तु दुर्लभ है। इस बच्चे को इसे खराब न करने दें, हमें अभी भी उसका परीक्षण करना होगा। ये पता चला कि वरुण को हाल ही में एक अत्यधिक विषैला नाड़ी दानव संयोग से मिला था। हालांकि इस नाड़ी दानव का विष इतना शक्तिशाली था कि यहाँ तक कि वह एक निम्न स्तर के आध्यात्मिक रैंक विष नाड़ी मास्टर भी इसे लापरवाही से आजमाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन वरुण जैसे एक विष नाड़ी मास्टर के रूप में वह ऐसे शक्तिशाली विष को नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए वह कुछ समय से बेचैन थे। इस विष का उपयोग आध्यात्मिक रैंक के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचने के लिए करना चाहते थे, लेकिन साथ ही इसे खुद पर आजमाने से डरते थे। उन्हें डर था कि वह इसे सहन नहीं कर पाएंगे और अपना जीवन खो देंगे। एकमात्र समाधान एक मानव साधक को खोजना था जो कुछ जहर का सामना कर सके, ताकि नाड़ी दानव के विष के कुछ हिस्से को अवशोषित करके इसे उस डिग्री तक कम किया जा सके जिसे वरुण सहन कर सके। एक अचूक प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। दुर्भाग्य से हालांकि महाद्वीप पर कई साधक थे, कुछ ही ऐसे थे जो इतने गंभीर जहर का प्रतिकार कर सकते थे। इस अजीबोगरीब जहर का तो जिक्र ही नहीं। इस अवधि में वरुण ने गुप्त रूप से कई साधकों को जहर का परीक्षण करने के लिए पकड़ लिया था, लेकिन वे सभी बिना किसी अपवाद के नाड़ी दानव के संपर्क में आने पर मर गए, पूरी तरह से बेकार थे।
मूल रूप से वरुण इस सांगवान परिवार के सर्प कुंड में आए थे ताकि अत्यधिक विषैले नाड़ी दानव को एकत्र करने से पहले अपने विषनाड़ी कौशल को और आगे बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में जहर इकट्ठा कर सकें। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज की यात्रा बेहद सफल रही, न केवल इतने सारे अत्यधिक विषैले सांपों को इकट्ठा करके, बल्कि युवान शर्मा जैसे एक असाधारण अद्वितीय युवक का भी सामना करके, जो 5 विष हथेली से भी बच गया, जिसने निर्विवाद रूप से वरुण को उम्मीद की एक किरण दी। इस बच्चे को अपनी पीठ पर ले जाओ, चलो चलते हैं। अपने दिल में निर्णय लेते हुए वरुण अब इस जगह पर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि पूरी तरह से मिटा दिए गए सांगवान परिवार के आसपास असामान्यताएं थीं और वह और अधिक परेशानी को आकर्षित नहीं करना चाहते थे। इंद्रजीत ने देर करने की हिम्मत नहीं की, उसने युवान शर्मा को जमीन से उठाया और उसे अपनी पीठ पर ले लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हालांकि युवान शर्मा एक बेहोश अवस्था में था, उसकी आध्यात्मिक ज्ञान अभी भी मौजूद थी, वह बस अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह वास्तव में क्या चल रहा है? युवान शर्मा की आत्मा के भीतर गहराई में पार्थिव युद्ध देव की आत्मा बाहर हो रही हर चीज से अवगत थी, फिर भी वह खुद पूरी तरह से चकित था कि ऐसा क्यों हो रहा था। पहले युवान शर्मा की आत्मा महसूस कर सकती थी कि वरुण द्वारा लगाया गया जहर निश्चित रूप से उसके शरीर को मवाद और रक्त के एक पूल में बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, जिसने उसे बहुत चिंतित कर दिया था। उसे डर था कि मुश्किल से जीवित रहने के बाद वह इस घातक जहर से मर सकता है। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही जहर ने युवान शर्मा के शरीर को नष्ट करने का प्रयास किया, उसके भीतर से एक अत्यंत शक्तिशाली भक्षण शक्ति अचानक उभरी, जिसने तुरंत जहर को खा लिया और उसके शरीर को अनहाम छोड़ दिया। इससे युवान शर्मा की आत्मा को अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय महसूस हुआ। जैसे ही इंद्रजीत उसे आगे ले गया, उसे आखिरकार अपने शरीर में हुए परिवर्तनों की पूरी तरह से जांच करने का मौका मिला और वास्तव में उसने कुछ सुराग खोजे। तो ये तुम थे, ये छोटा प्राणी जो शरारत कर रहा था। युवान शर्मा की आत्मा की दृष्टि के भीतर उसने अचानक अपने भौतिक शरीर के भीतर एक सुनहरी रोशनी की चमक देखी, और इस सुनहरी चमक ने जिसे ढक रखा था वह वही सुनहरा कीड़ा निकला जिसे उसने 1 साल पहले अजीब तरह से अपने शरीर में समाहित कर लिया था। ये स्पष्ट था कि युवान शर्मा का कोमा भी इस अजीब और चमत्कारी कीड़े के कारण था, और पहले जहर को निगलने वाली शक्ति भी स्पष्ट रूप से इस छोटे कीड़े के कारण हुई थी। इस प्रकार उसके भौतिक शरीर को मवाद के एक पूल में बदलने से रोका गया था। क्या यह मुझे देख सकता है? जैसे ही युवान शर्मा की आत्मा की आंख जांच कर रही थी, उसने अचानक पाया कि सुनहरे कीड़े की नज़र भी उस क्षण उसकी ओर मुड़ गई, मानो वे एक अलौकिक नज़र में बंद हो गए हों, जिससे उसके दिल में एक ठंडक दौड़ गई। अब तक युवान शर्मा को सब कुछ समझ में आ गया था। उसका कोमा इस कीड़े के कारण हुआ था, जहर का समाधान इस कीड़े के कारण था, और अब उसकी आत्मा अपने शरीर को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकती थी, ये स्पष्ट रूप से इस सुनहरे कीड़े के कारण भी था। क्या ये वास्तव में मेरा मजाक उड़ा रहा है? एक क्षण के लिए युवान शर्मा को एक अजीब एहसास हुआ। उसे सुनहरे कीड़े की आंखों में तिरस्कार और मजाक का एक संकेत दिखाई दिया, एक अजीब भावना जो निराधार थी लेकिन निर्विवाद रूप से मौजूद थी। मैं विश्वास करने से इनकार करता हूं कि मैं, शक्तिशाली पार्थिव युद्ध देव, इस छोटे प्राणी से नहीं निपट सकता। युवान शर्मा भी थोड़ा गर्म हो गया, ये सोचते हुए कि वह इस शरीर में पहले आया था, अब उसे इस सुनहरे कीड़े के सामने क्यों झुकना चाहिए। इसके अलावा सुनहरे कीड़े द्वारा नियंत्रित शरीर एक मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहा था, जिससे वह बहुत असहज था। तब से युवान शर्मा के शरीर के अंदर 2 असाधारण संस्थाओं के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जिससे स्थिति कुछ हद तक भयानक हो गई। हालांकि ये स्पष्ट था कि पार्थिव युद्ध देव की आत्मा और सुनहरा कीड़ा जल्द ही विजेता का निर्धारण नहीं कर सकते थे, और इस भौतिक शरीर को केवल तावीज़ विषाक्त और उसके शिष्य द्वारा फिलहाल हेरफेर किया जा सकता था। बस एक पल में तावीज़ विषाक्त और उसके शिष्य ने सांगवान परिवार के उजाड़ आंगन को छोड़ दिया था, और लगभग आधे घंटे बाद जब वे चांदनी नगर के उत्तरी द्वार पर पहुंचे तो सामने से कई आकृतियां आती हुई दिखाई दीं। इन आकृतियों का नेतृत्व एक बूढ़े व्यक्ति कर रहे थे, जो अत्यंत लंबे और पतले थे। उनकी आंखों में चमक का ओकेजनल फ्लैश ने विषनाड़ी मास्टर वरुण को उन्हें कम न आंकने की हिम्मत नहीं दी। क्या वह भी एक निम्न स्तर के आध्यात्मिक रैंक के नाड़ी परिष्करण गुरु हैं? जब वरुण ने लंबे और पतले वृद्ध की ओर अपना सिर घुमाया तो वह थोड़ा सतर्क हो गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि बूढ़े व्यक्ति के बगल में काला वस्त्र पहने हुए व्यक्ति भी उन्हीं की तरह एक निम्न स्तर के आध्यात्मिक रैंक के नाड़ी परिष्करण गुरु थे। चांदनी नगर में ऐसे पात्रों का दिखना काफी असामान्य था। इसके अलावा लंबे और पतले वृद्ध की ताकत के बारे में वरुण की अनिश्चितता को देखते हुए वह अभूतपूर्व रूप से एक तरफ हट गए ताकि उन लोगों को पहले जाने दें। हालांकि वरुण को यह नहीं पता था कि हालांकि वह लंबे और पतले वृद्ध को नहीं पहचानते थे, उनके शिष्य इंद्रजीत द्वारा ले जाए जा रहे व्यक्ति के दिमाग में यहाँ तक कि आत्मा भी कांप गई। ये वही है, ये वास्तव में वही है। युवान शर्मा की आत्मा के भीतर सदमे, डर और गहरी नफरत का मिश्रण उमड़ पड़ा, क्योंकि लंबा और पतला वृद्ध कोई और नहीं बल्कि वह शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने पिछले साल पूरे सांगवान परिवार के विनाश का नेतृत्व किया था।
युवान शर्मा के दिल में उसने बहुत पहले ही मान लिया था कि उसकी माँ और बहन उस लड़ाई में नष्ट हो गए, और ये लंबा पतला वृद्ध निस्संदेह मुख्य अपराधी था, वह कट्टर दुश्मन जिससे वह पूरी तरह से घृणा करता था। हालांकि युवान शर्मा जानता था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह लंबे और पतले वृद्ध का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर वृद्ध ने उसे खोज लिया तो उसका जीवन पल भर में समाप्त हो सकता था। सौभाग्य से पिछले 1 साल से युवान शर्मा सर्पकुंड में रहकर न तो खाया था और न ही पिया था, जिससे उसका रूप काफी बदल गया था। इसके अलावा 1 साल से संवारने न होने और इंद्रजीत की पीठ पर ले जाने के कारण उसके उलझे हुए लंबे बाल ढीले लटक रहे थे, जिससे उसका चेहरा छिप गया था ताकि लंबा और पतला वृद्ध और अन्य उसे देख न सकें। जैसे ही दोनों समूह एक दूसरे के पास से गुजरे, युवान शर्मा की आत्मा ठंडे पसीने में भीग गई। उसे राहत मिली कि वृद्ध ने अंततः यह महसूस नहीं किया कि उसका सबसे बड़ा लक्ष्य उसकी आंखों के ठीक नीचे से फिसल गया था। सांगवान परिवार के सर्पकुंड के दुर्जय विषैले सांपों और छुपा हुआ सर्प महाद्वीप से लंबे और पतले वृद्ध की अपरिचितता के कारण उसे किसी जगह से एक निम्न स्तर के आध्यात्मिक रैंक्विश नाड़ी मास्टर को खोजने में पूरा 1 साल लग गया। खेदजनक रूप से ये यात्रा एक व्यर्थ प्रयास साबित होने वाली थी। यह बादलों और धुंध में ढका एक राजसी पर्वत है, जिसमें घने जंगल पहाड़ों को हरे भरे रूप से ढके हुए हैं। इन विशाल पेड़ों और फूलों के बीच मंडपों और महल की इमारतों के धुंधले रूप देखे जा सकते हैं, जो इसे एक स्वर्गीय वंडरलैंड का रूप देते हैं। इस पर्वत श्रृंखला को युग पर्वतमाला कहा जाता है, और ये मंडप और महल की इमारतें 1000 मील के भीतर सबसे बड़े संप्रदाय देवगिरी संप्रदाय के मुख्यालय से संबंधित हैं। देवगिरी संप्रदाय पूरे चंद्र साम्राज्य में शीर्ष दुर्जय संप्रदायों में से एक है, जिसमें कई शक्तिशाली साधक हैं। यहाँ तक कि चंद्र साम्राज्य का शाही परिवार भी इसे बहुत सावधानी से मानता है, इसे हल्के में नाराज करने से हिचकिचाता है। अगर देवगिरी संप्रदाय सिर्फ एक साधारण साधकों का संप्रदाय होता तो शाही परिवार इतना विनम्र नहीं होता। लेकिन इसका कारण यह है कि देवगिरी संप्रदाय बड़ी संख्या में नाड़ी परिष्करण मास्टर्स का उत्पादन करता है और चिकित्सा और विष साधना के अद्वितीय अभ्यास में माहिर है। पूरे महाद्वीप में चिकित्सा नाड़ी मास्टर्स की पूजा और सम्मान किया जाता है, जबकि विष नाड़ी मास्टर्स से डरा जाता है और बचा जाता है। जब ये 2 शक्तिशाली नाड़ी मास्टर गुट एक ही संप्रदाय में मौजूद होते हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई भी उन्हें हल्के में भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। इस प्रकार जब से देवगिरी संप्रदाय की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली, चंद्र साम्राज्य के भीतर अनगिनत परिवारों के युवा सदस्यों ने देवगिरी संप्रदाय में कैसे शामिल हों इस बारे में सोचा है, जिससे बाहरी शिष्यों के लिए इसकी वार्षिक भर्ती स्लॉट बेहद कीमती हो गए हैं। अन्यथा जब सांगवान परिवार ने वह स्लॉट प्राप्त किया तो सांगवान यान और सांगवान यंग इतने ओवरजॉयड नहीं होते। सांगवान हुई को युवान शर्मा को हराने और उस जगह को सुरक्षित करने के लिए बेताब होकर लड़ते। दुर्भाग्य से अंत में पूरे सांगवान परिवार का सफाया हो गया और कोई नहीं जानता था कि अपराधी कौन था। इस प्रकार देवगिरी संप्रदाय के एक बाहरी शिष्य के लिए स्लॉट धुएं में विलीन हो गया, और हालांकि सांगवान हुई ने वास्तव में अपने जीवन के साथ जुआ खेला, वह अंततः अपनी इच्छा को प्राप्त करने में विफल रहा। थप थप युग पर्वतमाला के बाहरी इलाके में इस दिन अचानक 2 आकृतियां दिखाई दी, एक बूढ़ा और एक युवा। हालांकि नजदीक से देखने पर यह पता चला कि युवा आकृति एक कमजोर पोली ड्रेस्ड लड़के को ले जा रही थी। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तावीज विशाक्त और उसके शिष्य थे, जो सांगवान परिवार से देवगिरी संप्रदाय लौट रहे थे। जहां तक इंद्रजीत द्वारा ले जाए जा रहे लड़के का संबंध है, वह युवान शर्मा था, जो लगभग 1 महीने की यात्रा के दौरान एक बेहोशी की स्थिति में था, जिससे इंद्रजीत के लिए काफी कठिनाई हुई। हालांकि जैसा कि एक शिष्य को अपने गुरु के लिए कठिनाई सहन करनी चाहिए, इंद्रजीत ने बिना शिकायत के बोझ उठाया, अपने गुरु को खुश करने का लक्ष्य रखते हुए। हालांकि मन ही मन उसने युवान शर्मा के पूर्वजों को बार बार शाप दिया था। आखिरकार वापस आ गया। आगे की दूर की अंधेरी पहाड़ियों को देखते हुए इंद्रजीत ने आखिरकार राहत की एक आह भरी, ये सोचते हुए कि अब उसे इस बेकार व्यक्ति को नहीं ले जाना पड़ेगा जो बोल भी नहीं सकता था। उसने केवल यह उम्मीद की कि उसका गुरु जल्द ही युवान शर्मा पर घातक जहर का उपयोग करेगा, ताकि पिछले महीने में जमा हुई नाराजगी को बाहर निकाला जा सके। युग पर्वतमाला के बाहरी इलाके में वह जगह है जहां देवगिरी संप्रदाय के बाहरी शिष्य आमतौर पर रहते हैं, इसलिए तावीज विशाक्त और उनके शिष्य वहां नहीं रुके, क्योंकि उनकी स्थिति निश्चित रूप से उन्हें देवगिरी संप्रदाय के मुख्य भाग में आवास प्रदान करती थी। पर्वत श्रृंखला के भीतर लगभग 1 दिन और 1 रात की यात्रा के बाद एक भव्य हॉल आखिरकार युवान शर्मा के सामने आया, जो केवल अपनी आत्मा की आंख से इसे देख सकता था, फिर भी अपने खुद के शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ था। क्या ये देवगिरी संप्रदाय है? आगे के भव्य हॉल को देखते हुए युवान शर्मा काफी भावुक महसूस कर रहा था, ये याद करते हुए कि 1 साल से अधिक पहले वह देवगिरी संप्रदाय के प्रवेश स्लॉट को लेकर सांगवान परिवार के अखाड़ा हॉल में सांगवान हुई के साथ भयंकर रूप से लड़ा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसी दिन सांगवान परिवार का सफाया हो जाएगा और नियति के एक अजीब मोड़ के माध्यम से युवान शर्मा खुद को पकड़ लिया जाएगा और देवगिरी संप्रदाय में लाया जाएगा। घटनाओं का एक पूरी तरह से अप्रत्याशित मोड़।
इस क्षण युवान शर्मा अभी भी अपने शरीर पर नियंत्रण के लिए सुनहरे कीड़े के साथ संघर्ष कर रहा था, पूरी तरह से अपने भौतिक रूप को हेरफेर करने में असमर्थ था और इस प्रकार तावीज़ विषाक्त और उसके शिष्य की दया पर था। कौन हिम्मत करता है? आह, ये दूसरा बुजुर्ग है। जैसे ही तावीज़ विषाक्त और उनके शिष्य भव्य हॉल के सामने एक छोटे से चौक पर कदम रखने वाले थे, कई रशिंग विंड की आवाज़ें आईं, साथ में एक जोरदार चिल्लाहट भी थी जिसे उसके मालिक ने बीच में ही निगल लिया था। ये साधक सभी एक ही कपड़े पहने हुए स्पष्ट रूप से देवगिरी संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के गार्ड थे, जिन्हें संप्रदाय के मुख्य क्षेत्र की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। हालांकि जब उन्होंने पहचाना कि न्यूकमर्स तावीज़ विषाक्त और उनके शिष्य थे, तो उन सभी को एक ठंडक महसूस हुई। तुरंत झुकने के लिए आगे बढ़े, यह महसूस करते हुए कि हालांकि वे गलती पर नहीं थे, देवगिरी संप्रदाय का ये प्रभावशाली व्यक्ति अपनी तुच्छता के लिए जाना जाता था। यह इस क्षण तक नहीं था, गार्ड नेता की आवाज़ों से, कि युवान शर्मा को आखिरकार पता चला कि देवगिरी संप्रदाय का ये शक्तिशाली व्यक्ति जिससे वह 1 साल पहले मिला था, वास्तव में दूसरा बुजुर्ग था, एक अधिकारी का पद जो संप्रदाय प्रमुख और महान बुजुर्ग के बाद आता था। काफ़ी है। तावीज़ विषाक्त अच्छे मूड में लग रहे थे और कुछ प्रयोग करने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने गार्ड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस अपना हाथ हिलाया और इंद्रजीत के साथ और गहराई में चले गए। तावीज़ विषाक्त और उनके शिष्य को दूर गायब होते हुए देखकर गार्ड नेता ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अगले ही पल सहानुभूति के स्वर में आह भरने के लिए, लगता है कोई फिर से अनलकी होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि वे इस बार कितने समय तक रहेंगे? बॉस, देखो वह बच्चा कितना कमज़ोर लग रहा है, मैं शर्त लगाता हूं कि वह 1 दिन भी नहीं चलेगा। उसके बगल में एक गार्ड शामिल हुआ जो स्पष्ट रूप से तावीज़ विषाक्त के स्वभाव को जानता था। आह, वे सभी दयनीय आत्माएं हैं, अगर मौका मिले तो उसके शरीर को खोजो और उसे ठीक से दफनाओ। गार्ड नेता ने आह भरी, हालांकि वह गार्ड का नेता था, वह तावीज़ विषाक्त की तुलना में बहुत इन्फीरियर था ताकि पीछे से बात करने के अलावा कुछ भी कर सके। बेशक तावीज़ विषाक्त और उनके शिष्य ने इस बातचीत का कुछ भी नहीं सुना था। युवान शर्मा को ले जाते हुए उन्होंने महान हॉलों के बीच बाएं और दाएं नेविगेट किया जब तक कि वे आखिरकार एक पेक्यूलियर आभा का विकिरण करने वाले हॉल तक नहीं पहुंच गए। देवगिरी संप्रदाय 2 स्कूलों में विभाजित है। चिकित्सा नाड़ी मास्टर्स और विश्व नाड़ी मास्टर्स आमतौर पर अपने अलग अलग साधना दर्शनों के कारण एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि देवगिरी संप्रदाय की स्थापना के बाद से ये 2 अनुशासन सह अस्तित्व में हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी संप्रदाय मास्टर्स के लिए धन्यवाद जो धार्मिक और दुष्ट दोनों थे, दोनों गुटों के बीच किसी भी बड़े संघर्ष को रोकते थे। वास्तव में विश्व नाड़ी मास्टर्स के बिना देवगिरी संप्रदाय चंद्र साम्राज्य में शीर्ष संप्रदायों में से एक नहीं हो सकता था, क्योंकि चिकित्सा नाड़ी मास्टर्स की तुलना में विश्व नाड़ी मास्टर्स की कार्यप्रणाली कहीं अधिक डराने वाली और निवारक में प्रभावी है। देवगिरी संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग के रूप में तावीज़ विषाक्त का स्वाभाविक रूप से अपना स्वतंत्र भव्य हॉल था। उनके सामने का ये हॉल, जिसमें लगातार कई विषैले जीव थे, उनका निवास था, जहां आमतौर पर कोई भी उनकी अनुमति के बिना प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था, यहां तक कि उनके अपने शिष्य भी नहीं। लेकिन इस बार, क्योंकि वह युवान शर्मा को ले जा रहे थे, इंद्रजीत तावीज़ विषाक्त के पीछे भव्य हॉल में चला गया, हॉल में मौजूद हल्की घातक आभा को महसूस करते हुए। हालांकि इंद्रजीत खुद एक विश्व नाड़ी मास्टर था, वह अभी भी असहज महसूस कर रहा था, जहरों से दूषित होने के बारे में चिंतित था। इंद्रजीत, मुझे वह विष संकलन बैग दो। जैसे ही तावीज़ विषाक्त हॉल में प्रवेश किया, वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और इंद्रजीत तक अपना हाथ बढ़ाया। बाद वाले ने जल्दी से युवान शर्मा को नीचे रखा और जल्दी से अपने कमर भंडारण से एक हरा थैला निकाला। हे, अब चलो परीक्षण करें कि यह बच्चा घातक जहरों के लिए कितना प्रतिरोधी है, तावीज़ विषाक्त ने उत्साहित होकर कहा। उन्होंने तुरंत विष संकलन बैग लिया, एक पिच काले विषैले सांप को बाहर निकालने के लिए उत्सुक थे, जिसका मुंह उन्होंने युवान शर्मा के दाहिने हाथ की ओर किया। अप्रत्याशित रूप से अगले दृश्य ने गुरु और शिष्य दोनों को भ्रमित कर दिया, क्योंकि हालांकि तावीज़ विषाक्त ने पहले ही घातक सांप को युवान शर्मा की दाहिनी कलाई को छूने दिया था, सांप अपना मुंह नहीं खोलेगा, मानो वह अपने सामने स्वादिष्ट भोजन को पहचान नहीं सका हो। इससे तावीज़ विषाक्त परप्लेक्स्ड और सुखद रूप से आश्चर्यचकित दोनों हो गए। उन्होंने सोचा कि सांप ने युवान शर्मा को क्यों नहीं काटा, लेकिन लड़के के अजीब स्वभाव से प्रसन्न थे। स्नैप! तावीज़ विषाक्त हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आखिरकार अपने हाथों से सांप का मुंह खोला, उसके विषैले दांतों को युवान शर्मा की कलाई में काटने के लिए मजबूर किया, जिससे एक नर्म क्लिकिंग साउंड आई। अगली घटना ने गुरु और शिष्य को फिर से चकित कर दिया, क्योंकि उन्होंने चौंकाने वाला पाया कि हालांकि घातक सांप के दांतों ने युवान शर्मा की कलाई को काट लिया था, उन्होंने न केवल लड़के को जहर देने में विफल रहे, बल्कि सांप खुद भी अकड़ गया और फिर पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया। मर गया। अपने हाथ में लिम्फ सांप को पकड़े हुए तावीज़ विषाक्त की आंखें अविश्वसनीयता से भर गईं, क्योंकि वह बड़बड़ाए, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे के शरीर में भी घातक जहर हो, जो इस विषैले सांप के जहर से भी ज्यादा शक्तिशाली हो? गुरु, मुझे यह मिला। जैसे ही तावीज़ विषाक्त गहरे विचार में थे, इंद्रजीत अचानक चिल्लाया, उसे वास्तविकता में वापस खींचते हुए। आंखें अपने शिष्य पर लगी हुई थीं।
गुरु, इस बारे में सोचिए। युवान शर्मा उस दिन सर्पकुंड से बाहर आया, जिसका मतलब है कि सांगवान परिवार के सर्पकुंड के घातक सांपों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हम एक अलग जहर क्यों नहीं आजमाते? इंद्रजीत ने एलोक्वेंटली तर्क दिया, कुछ समझदारी दिखाते हुए। ठीक है, चलो एक और कोशिश करते हैं। तावीज़ विशाक्त ने सौहार्दपूर्वक सहमति व्यक्त की। जैसे ही वह बोल चुके, वह हॉल के अंदर एक जगह चले गए जहां एक पारदर्शी जार था जिसमें एक चमकीले रंग की बड़ी मकड़ी थी। ये रंगीन मकड़ी एक वयस्क की मुट्ठी के आकार की थी, जिसके 8 पैर बहुरंग के बालों से ढके हुए थे, जो बेहद ग्रोटेस्क और भयानक लग रही थी। ये संकेत देती थी कि उसका विष असाधारण रूप से शक्तिशाली था। हे, तुम काफ़ी अनयूजुअल हो, बच्चे। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे सप्तरंगी अमर मकड़ी का जहर तुम पर कोई असर करेगा। तावीज़ विशाक्त एक अजीब मुस्कान पहनकर इस तरह से बोला कि इंद्रजीत भी कांप गया। अच्छी तरह से जानता था कि इस मकड़ी के एक ही काटने से कोई भी मवाद और रक्त में बदल सकता था। तावीज़ विशाक्त को विषजार का ढक्कन खोलते हुए देखकर युवान शर्मा ने अपने मन में शाप दिया। इस गुरु और शिष्य को उनकी कृतज्ञता के लिए शाप दिया। उसे 1 साल पहले उस बूढ़े व्यक्ति को यह रूपांतरण गोली का नुस्खा देने पर पछतावा हुआ। उसे थोड़ा भी नहीं पता था कि यह अंततः उसे ही नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि युवान शर्मा अभी भी अपने शरीर के परिवर्तनों के बारे में अनिश्चित था, यहाँ तक कि पिछले पार्थिव युद्ध देव की आत्मा भी जानती थी कि इस सप्तरंगी अमर मकड़ी का विष असाधारण रूप से विशेष होना चाहिए, यह उम्मीद करते हुए कि वह बस इसके जहर से एक अस्पष्ट और संदिग्ध मौत नहीं मरेगा। वास्तव में तावीज़ विशाक्त युवान शर्मा के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करेंगे। सप्तरंगी अमर मकड़ी को बाहर निकालने के बाद उन्होंने इसे लड़के की कलाई के खिलाफ दबाया। हालांकि इस बार स्थिति पहले से बहुत अलग थी, जिसने उन्हें धीमी आवाज में चिल्लाने के लिए प्रेरित किया। पहले विषैला सांप युवान शर्मा की त्वचा को काटने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन ये सप्तरंगी अमर मकड़ी संपर्क में आते ही युवान शर्मा की कलाई में अपने दांतों को धंसाने के लिए उत्सुक थी। उसके ताजे रक्त को लालच से चूस रही थी। बस एक पल में युवान शर्मा की कलाई के चारों ओर का क्षेत्र रंगों के एक भंवर में बदल गया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि उसे सप्तरंगी अमर मकड़ी द्वारा जहर दिया गया था, और भयंकर जहर उसकी कोहनी और यहाँ तक कि उसके दाहिने कंधे की ओर फैल रहा था। लगभग आधा इंसेंस स्टिक जलाने के समय के बाद न केवल युवान शर्मा का दाहिना हाथ बहुरंगी हो गया था, बल्कि उसके चेहरे पर भी एक हल्की इंद्रधनुषी रंगत उभरने लगी थी। यह एक स्पष्ट संकेत था कि सप्तरंगी अमर मकड़ी का जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया था। नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में एक सामान्य साधक शायद पहले ही मर गया होता। हालांकि युवान शर्मा की हल्की सांस अभी भी सुनी जा सकती थी, और इस तमाशे ने तावीज़ विशाक्त और उसके शिष्य की आंखों में आशा की एक झलक जगाए। अगर युवान शर्मा वास्तव में सप्तरंगी अमर मकड़ी के तीव्र जहर का सामना कर सकता था, तो शायद उनकी योजना को क्रियान्वित किया जा सकता था। जैसे ही युवान शर्मा का पूरा शरीर सप्तरंगी अमर मकड़ी के जहर से तबाह हो रहा था, उसकी आत्मा अंदर फ्यूरियसली कर्सिंग ने अचानक पाया कि सुनहरा कीड़ा, जो उसका विरोध कर रहा था और उसके शरीर पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रहा था, इस क्षण किसी चीज से काफी अम्यूज्ड लग रहा था। युवान शर्मा की आत्मा के खिलाफ अपने संघर्ष को थोड़ा आराम दे रहा था। इसने निस्संदेह अत्यंत क्रोधी युवान शर्मा को राहत की एक झलक प्रदान की, जिसने अवसर को जब्त कर लिया और आत्मा की शक्ति का उपयोग किया, आखिरकार लड़ाई में कुछ जमीन हासिल की। इसके अलावा युवान शर्मा की आत्मा स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि सुनहरे कीड़े को जिसने आकर्षित किया था, वह सप्तरंगी अमर मकड़ी का आक्रामक जहर था। कीड़े को एक स्वादिष्ट दावत मिली थी और उसने जहर को निगलना शुरू कर दिया था। हालांकि पहले के जहरों की तुलना में, जैसे 5 विष हथेली और तावीज़ विशाक्त द्वारा सांगवान परिवार में उपयोग किया गया सांप का जहर, यह जहर अपने आप में एक अलग लीग में था। सुनहरा कीड़ा इसे उतनी तेजी से नहीं खा पा रहा था, लेकिन यह इस सुनहरे कीड़े के कारण ही था कि कम से कम युवान शर्मा का शरीर सप्तरंगी अमर मकड़ी के जहर से मवाद और रक्त के एक पडल में नहीं बदलेगा, जो देखने वाले तावीज़ विशाक्त और उनके शिष्य के लिए एक काफी सुखद आश्चर्य था। सप्तरंगी अमर मकड़ी का जहर कितना शक्तिशाली है, ये तावीज़ विशाक्त और इंद्रजीत को अच्छी तरह से पता हो सकता है। एकमात्र बूंद नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में एक साधक को कुछ सांसों में मार सकती थी। फिर भी अब युवान शर्मा को सीधे सप्तरंगी अमर मकड़ी द्वारा ही काट लिया गया था। जहर का निरंतर प्रवाह मकड़ी से युवान शर्मा के शरीर में बह रहा था, और वह इसे सहन करने में सक्षम था, एक असंभव फीट। गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आंखों में गहरी खुशी देखी। ऐसा लग रहा था कि उनकी योजना को लागू करने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता था कि युवान शर्मा वास्तव में सप्तरंगी अमर मकड़ी के जहर से बच सकता है या नहीं। धड़ धड़ उसी क्षण भव्य हॉल के दरवाजों को अचानक खटखटाया गया। फिर बाहर से एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, दूसरे बुजुर्ग, क्या आप वहाँ हैं? मैं अंदर आ रही हूँ। इससे पहले कि तावीज़ विशाक्त जवाब दे पाते या कोई कार्रवाई कर पाते, दरवाजे बाहर से खुल गए, एक सुंदर लड़की को प्रकट करते हुए जिसने काले वस्त्र पहने थे। फिर भी उसकी आश्चर्यजनक उपस्थिति के बावजूद उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, जिससे एक अनवेलकमिंग वाइब का पता चलता था।
हालांकि काले वस्त्रधारी लड़की ने खटखटाया और खुद को घोषित किया था। बिना अनुमति के दरवाज़ा खोलना देवगिरी संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग तावीज़ विशाक्त के प्रति एक बड़ा अनादर था। इसलिए दोनों के भाव तुरंत अंधेरे हो गए। हालांकि लड़की की विशेषताओं को पहचानने पर उनके भाव और भी नीचे चले गए, वे अपना गुस्सा नहीं निकाल पाए। आखिरकार तावीज़ विशाक्त केवल क्रोध में चिल्ला सके, मोकिंग, तुम वास्तव में सभी मर्यादाओं को छोड़ रही हो। क्या तुम मुझे अब भी दूसरे बुजुर्ग के रूप में मानती हो? ये पता चला कि मोकिंग नामक काले वस्त्रधारी लड़की देवगिरी संप्रदाय के चिकित्सा नाड़ी गुट की शीर्ष आंतरिक शिष्य थी, विष नाड़ी के अलावा एक और प्रमुख गुट। उसके गुरु का प्रभाव तावीज़ विशाक्त से ज्यादा था, क्योंकि वह देवगिरी संप्रदाय के महान बुजुर्ग थे और संप्रदाय नेता के बाद केवल एक आकृति थी। शक्तिशाली संप्रदाय नेता के दबाव में संप्रदाय के विष नाड़ी और चिकित्सा नाड़ी सह अस्तित्व में थे, उनके अलग अलग दर्शनों के बावजूद, जो बहुत विवाद का कारण बनते थे। और ऐसी डिस्प्यूट्स युवा पीढ़ी के बीच कम नहीं थे। चिकित्सा नाड़ी गुट के प्रमुख शिष्य के रूप में मोकिंग ने हमेशा विष नाड़ी मास्टर्स के सिनिस्टर स्वभाव का तिरस्कार किया था। अगर उसके गुरु ने उसे यहाँ नहीं भेजा होता तो वह कभी भी विष नाड़ी गुट के क्षेत्र में कदम नहीं रखती। तावीज़ विशाक्त के आउटक्राई से बेपरवाह मोकिंग का भाव उस क्षण बदल गया जब उसकी आंखें जमीन पर पड़े युवक पर पड़ीं, जिसका चेहरा इंद्रधनुषी रंग से ढका हुआ था। वह जल्दी से युवान शर्मा के बगल में खड़ी हो गई। दूसरे बुजुर्ग, इंद्रजीत, आप एक जीवित व्यक्ति पर जहर का परीक्षण करने के लिए इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? एक नाड़ी परिष्करण प्रोडिजी होने के नाते मोकिंग को तुरंत पता चला कि युवान शर्मा को एक शक्तिशाली जहर से मारा गया था, खासकर जब सप्तरंगी अमर मकड़ी अभी भी उसकी दाहिनी कलाई से कसकर चिपकी हुई थी। शू! जैसे ही मोकिंग की ठंडी चिल्लाहट गिरी, एक ठंडी रोशनी की चमक कौंधी और उसके हाथ में एक तेज तलवार दिखाई दी। उसके स्लैशिंग की गति बिजली की तरह तेज थी, इतनी तेज कि इंद्रजीत भी मुश्किल से एक स्पष्ट झलक पकड़ सका। इस अचानक गति ने वरुण को कुछ हद तक गार्ड पर पकड़ लिया। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, उनकी कीमती सप्तरंगी अमर मकड़ी मोकिंग के एक स्वाइप के दौरान 2 टुकड़ों में कट गई थी और अंत में युवान शर्मा की कलाई से गिर गई। मोकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कीमती मकड़ी को नष्ट करने की हिम्मत की? ये देखकर वरुण आखिरकार होश में आए। जैसे ही उन्होंने जमीन पर सप्तरंगी अमर मकड़ी को देखा, दो में विभाजित और अभी भी स्ट्रगलिंग, उनका दिल बहुत दुख हुआ और एक अंधेरे चेहरे के साथ वह चिल्लाए, भले ही तुम्हारे गुरु संप्रदाय के महान बुजुर्ग हो, तुम इम्प्यूडेंट लड़की बहुत घमंडी हो। मुझे आज तुम्हारे गुरु की ओर से तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। वरुण को थोड़ा भी नहीं पता था, जैसे ही उनके फ्यूरियस शब्द समाप्त हुए, उन्हें एक और भी फ्यूरियस काउंटेनेंस से मिला गया। उन्होंने मोकिंग को ठंडे ढंग से रिटॉर्ट करते हुए सुना, दूसरे बुजुर्ग, हालांकि संप्रदाय नेता आपके विष नाड़ी गुट को जैसा आप चाहते हैं वैसा करने देते हैं, वो निश्चित रूप से आपको ऐसे घातक जहर परीक्षणों के लिए जीवित लोगों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे, है ना? अंदाजा लगाओ कि अगर संप्रदाय नेता को इसके बारे में पता चला तो वह क्या करेंगे। मोकिंग के गुस्से का कारण यह था कि वह पहले ही युवान शर्मा के शरीर में सप्तरंगी अमर मकड़ी के घातक जहर को उसके दिल और दिमाग तक पहुंचते हुए महसूस कर चुकी थी। यहाँ तक कि अगर उसके गुरु, एक आध्यात्मिक रैंक के मध्यवर्ती नाड़ी परिष्करण मास्टर, या यहाँ तक कि खुद संप्रदाय नेता भी हस्तक्षेप करते तो भी उसे बचाना बहुत देर हो चुकी थी। मोकिंग ने हमेशा वरुण को जहर का परीक्षण करने के लिए जीवित लोगों का उपयोग करते हुए सुना था, लेकिन कभी इसका विटनेस नहीं किया था। फिर भी आज उसकी आंखों के ठीक सामने एक वाइब्रेंट यंग मैन को जहर देकर मार दिया गया। इस तरह के एक दृश्य का सदमा उन लोगों के लिए बहुत बड़ा था, चिकित्सा नाड़ी मास्टर्स। जैसा कि मोकिंग ने कहा, जबकि देवगिरी संप्रदाय जहर और उपचार कला दोनों को सहन करता था, लोगों को घातक जहरों का परीक्षण करने के लिए अपहरण करने के ऐसे एट्रोशियस और अनुचित कार्य, जिसके परिणामस्वरूप एक दुखद मौत होती थी, को खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता था। शायद संप्रदाय नेता वरुण की क्रूरता से पहले ही अच्छी तरह से अवगत थे, लेकिन हमेशा एक आंख बंद कर ली थी। विष नाड़ी गुट देवगिरी संप्रदाय की मुख्य निवारक शक्तियों में से एक था और उन्हें इन उच्च रैंक विष नाड़ी मास्टर्स को गहराई से ऑफेंडेड करने की कोई इच्छा नहीं थी। फिर भी एक बार जब मोकिंग ने इस मुद्दे को उजागर कर दिया, तो संप्रदाय नेता अब इसे निजी तौर पर नहीं सुलझा सकते थे। आखिरकार वरुण के कार्य, जो स्वर्ग का अपमान करते थे, अगर अन्य संप्रदायों को पता चल जाते तो पूरे देवगिरी संप्रदाय के लिए बड़ी परेशानी ला सकते थे। इस संभावना पर विचार करने पर ही वरुण की उठी हुई हथेली धीरे धीरे नीचे आए। हालांकि उन्हें अपनी सप्तरंगी अमर मकड़ी को मोकिंग द्वारा 2 हिस्सों में क्लीव देखकर दर्द हुआ, उन्हें फिलहाल समझौता करना पड़ा। मोकिंग, ऐसा लगता है कि तुम गलत समझ गई हो। ये युवक गंभीर जहर के कारण साल्वेशन से परे था, इसलिए मैं उसे वापस लाया ताकि ये देखा जा सके कि जहर से लड़ने की विधि से उसकी जान बच सकती है या नहीं। अब लगता है कि यह बस उसका भाग्य था। वरुण ने जल्दी से एक कारण गढ़ लिया जो कुछ हद तक तार्किक लग रहा था, लेकिन मोकिंग इतनी आसानी से फूल नहीं हुई थी। ऐसे बहाने एक बच्चे को धोखा दे सकते थे, लेकिन उसे नहीं। हालांकि जब मोकिंग ने युवान शर्मा के चेहरे पर एक नज़र डाली, जहां सप्तरंगी अमर मकड़ी के रंग अभी भी घूम रहे थे,
उसने आह भरी और जाने दिया, ये जानते हुए कि वे कितना भी बहस करें, युवक के जीवित रहने की संभावना नहीं थी। उसके दिमाग में जहर होने के साथ यहाँ तक कि एक महान अमर भी उसे बचाना मुश्किल पाएगा। इसके अलावा मोकिंग जानती थी कि वरुण विश्नाड़ी वंश में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अब परेशानी पैदा करने से अनिवार्य रूप से देवगिरी संप्रदाय के भीतर जहर और उपचार कला के बीच एक टकराव होगा, कुछ ऐसा जो संप्रदाय नेता निश्चित रूप से देखना नहीं चाहते थे। हम दुष्टों को अंततः स्वर्ग द्वारा दंडित किया जाएगा, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। एक ठंडी हंसी के साथ मोकिंग लंबे समय तक रहने में अनिच्छुक लग रही थी, और जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, एक आवाज प्रसारित हुई, संप्रदाय नेता ने एक आदेश जारी किया है। देवगिरी संप्रदाय के बाहरी शिष्यों के लिए चयन कार्यक्रम इमिनेंट है, तुम्हें तुरंत युगल हॉल में मामले पर चर्चा करने के लिए जाने का आदेश दिया गया है। जैसे ही युवा लड़की की आवाज गिरी, उसकी आकृति दरवाजे पर गायब हो गई, जिससे गुरु और छात्र उदास भावों के साथ पीछे रह गए, जो कुछ देर तक मौन रहे, जो कुछ क्षण पहले मोकिंग की हरकतों से बहुत परेशान लग रहे थे। यह शापित लड़की और भी ज्यादा इंसोलेंट होती जा रही है। जब तक मोकिंग बहुत दूर चली गई थी, तब तक इंद्रजीत ने एक रिजेंटफुल अटरेंस नहीं छोड़ा, जो निराशा लेकिन लाचारी से भरा था। क्या ये सब तुम्हारी अक्षमता के कारण नहीं है? तुम किसे ब्लेम कर सकते हो? वरुण ने इंद्रजीत पर घूर कर देखा, स्पष्ट रूप से निराश, लेकिन जैसे ही उन्हें अचानक कुछ याद आया, उन्होंने चकल्ट किया और जोड़ा, हे, बस अपने सीनियर ब्रदर के वापस आने का इंतजार करो। तब ये ब्रैट मोकिंग शायद देवगिरी संप्रदाय की युवा पीढ़ी में नंबर 1 के रूप में अपनी स्थिति फिसलती हुई पाएगी। सीनियर ब्रदर, ये सुनकर इंद्रजीत ने सांस ली, अपने सीनियर ब्रदर के लिए एक गहरी एप्रहेंशन रखते हुए, जिसका नाड़ी जहर तकनीक पर मास्टरी अपने से कहीं ज्यादा था। वह ये भी जानता था कि उसके सीनियर ब्रदर का टेम्परामेंट अपने गुरु से बहुत अलग नहीं था, यहाँ तक कि साथी संप्रदाय के शिष्यों को भी अगर वे उसे गुस्सा दिलाते तो एक ग्रिम फेट का सामना करना पड़ता। ठीक है, इस लड़के की रक्षा करो, मैं बैठक के लिए युगल हॉल जा रहा हूँ। वरुण ने युवान शर्मा पर नजर डाली, जिसका चेहरा अभी भी 7 रंगों को धारण किए हुए था, और सप्तरंगी अमर मकड़ी के 2 हिस्सों पर एक पल के लिए दर्दनाक नजर के साथ उन्होंने आखिरकार अपने दांत भींच लिए और हॉल से बाहर निकल गए।